नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधा ले चलते हैं आपको। बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। जय हिंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर आपको बता दें, वर्ल्ड कप में कल भारत ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया था। अब आगे बढ़ते एक बड़ी खबर आ रही है। वेबसाइट्स पर केंद्र सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। महादेव ऐप सहित 22 वेबसाइट पर बैन लगा दिया है। ईडी के अनुरोध पर ऐप पर बैन लगाया गया है। केंद्र सरकार ने वेबसाइट्स पर कड़ा एक्शन लेते हुए विवादास्पद सट्टेबाजी ऐप महादेव बुक ऑनलाइन सहित 22 अवैध सट्टेबाजी और जुआ ऐप पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। ईडी ने केंद्र सरकार से महादेव ऐप समेत कई ऐप को बंद करने की गुजारिश की थी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने करीब 22 ऐप को बैन किया है। इस कार्रवाई को करने के बाद संचार राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने छत्तीसगढ़ सरकार पर निशाना साधा। महादेव ऐप सहित 22 ऐप्स को केंद्र सरकार ने बंद कर दिया है। हमारे सहयोगी गौरव मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। गौरव, महादेव ऐप पर केंद्र सरकार ने बैन लगा दिया, इसके साथ ही 22 ऐप्स पर बैन लगाया गया है। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो बात यह है कि जिस ऐप को आज ये प्रतिबंधित कर दिया गया, बैन लगाया गया, इस पूरे ऐप को लेकर के पूरे नेक्सस की जांच की जा रही है। कोविड काल के बाद से जिस तरीके से इसका निर्माण हुआ, तकरीबन 12 लाख लोगों को इसके साथ जोड़ा गया और उसके बाद एक बड़े पैमाने पर बंदरबाट होते नजर आया। और इस पूरे मामले में जब ईडी ने जांच शुरू की तो ईडी को ऐसा लगा कि इसका जो पूरा नेक्सस है वो लगातार फैलता जा रहा है। हालांकि एक तरफ ईडी जो है जांच कर रही है, इसमें तमाम लोगों को ईडी ने पकड़ा, पूछताछ किया और अब जिस तरीके से खबर आ रही है कि इस महादेव ऐप के साथ साथ जो 22 ऐप हैं उसको सरकार ने पूरी तरीके से बंद किया है। अब देखिए, एक तरफ तो चुनाव है छत्तीसगढ़ में, दूसरी तरफ महादेव ऐप की चर्चा इसलिए की जा रही है क्योंकि ये वही महादेव ऐप है जो छत्तीसगढ़ सरकार की गृह और दशा को खराब करता नजर आ रहा है। एक के बाद एक जो नाम है वो निकल करके सामने आ रहे हैं। और इसमें जब आज इसको बंद करने की बात की गई, उसमें राजीव चंद्रशेखर ने एक और बात कही। उन्होंने ये कहा कि सरकार अगर चाहती, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अगर चाहते तो 69A के तहत वो सिफारिश करते केंद्र सरकार से या संबंधित मंत्रालय से, फिर भी इस ऐप को बंद कर दिया गया होता। लेकिन उनके तरफ से कोई सिफारिश ही नहीं आई, लिहाजा हम लोगों ने इस ऐप को बंद किया, बैन किया है ईडी के सिफारिश की वजह से। तो एक बड़ी बात यहां पे निकल करके सामने आ रही है कि जांच एजेंसियों ने सिफारिश की, ईडी ने सिफारिश की, इस वजह से इस ऐप को बंद किया गया। इसके अलावा 22 जो अन्य ऐप हैं उसमें भी तरह तरह के जो ऐप हैं, जिसमें क्रिकेट पे सट्टा लगाने वाले ऐप हैं, इसके अलावा पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें, इस समय चुनाव आने वाले हैं, अलग अलग राज्यों को लेकर के जो ऐप बनाए गए, जिसमें ये तक तय किया गया है कि किस राज्य में किसकी सरकार बनेगी, उस पर बड़े पैमाने पर सट्टा लगाया गया है। तो ऐसे तमाम सट्टेबाजों पर सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक किया है, ये कह सकते हैं। और 22 ऐप इसमें शामिल है, जिसमें महादेव ऐप को भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। गौरव, देखिए चुनाव है और अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ के पहले चरण का चुनाव कल होना है। ऐसे में क्या ये मान लिया जाए कि एक चुनावी मुद्दा अब ये भी बन सकता है? क्योंकि देखिए सीएम बघेल तो कह रहे हैं कि मैं तो महीनों से इस बात को लेकर कह रहा था केंद्र सरकार से कि आप आखिर सट्टेबाजी के जो ऐप्स हैं उन पर बैन क्यों नहीं लगा रहे हैं। अब केंद्र सरकार ने चुनाव से एक दिन पहले ये जो बैन लगाया है, क्या इस मौके पर भी कहा जा सकता है कि चुनावी मुद्दा इसे बनाया जाएगा? बिल्कुल।
बिल्कुल, देखिए ये बहुत स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि महादेव ऐप की अगर हम बात करें तो महादेव ऐप की जो जड़ें हैं वो उस स्टेट से जुड़ी हुई हैं, छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि एक के बाद एक जो गिरफ्तारियां हुई, ईडी ने पूछताछ के लिए जिनको आमंत्रित किया, खुद जो छत्तीसगढ़ में वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनके ओएसडी के साथ भी पूछताछ हुई। कुछ तो लेन देन के मामलों में, फंडिंग के मामलों में भी चीजें जब निकल करके सामने आई तो उसमें सिर्फ मुख्यमंत्री का नाम निकल करके सामने आया। और ऐसे में 24 घंटे पहले एक बड़ा निर्णय इस ऐप को बंद करना, तो इसको पॉलिटिकल नफा नुकसान के लिहाज से भी देखा जाएगा, क्योंकि चुनाव के राज्यों में अगर कोई भी चीज होती है, कोई गतिविधि घटती है तो उसको उस तरीके से भी जरूर देखा जाता है। और ये जो प्रतिबंधित किया गया इसको, तो साफ तौर पे ये मान के चलिए कि इस पर भी टारगेट करने की जो कोशिश है वो जरूर की जाएगी यहाँ पर। चलिए, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए गौरव। आगे बढ़ते हैं। चंडीगढ़ में पंजाब कैबिनेट की अहम मीटिंग आज होने वाली है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में ये बैठक रखी गई है। वॉर वेटरन्स की आर्थिक सहायता को बढ़ाने पर फैसला संभव। दिव्यांग सैनिकों के लिए एक्स ग्रेशिया में बढ़ोतरी पर सहमति बन सकती है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। मुख्यमंत्री मान की अध्यक्षता में आज ये अहम बैठक चंडीगढ़ में पंजाब कैबिनेट की आज एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है। वॉर वेटरन्स की आर्थिक सहायता को बढ़ाने पर फैसला इसमें संभव है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है। आज अहम बैठक है पंजाब कैबिनेट की। जसवीर हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। जसवीर, आज की ये बैठक कई मायनों में खास है, क्या लगता है क्या क्या मुद्दे ऐसे हैं जिन पर चर्चा हो सकती है? चारों, आज पंजाब सरकार ये अहम बैठक होने जा रही है जो कि मिनी सेक्रेटरिएट में होने जा रही है। आपको बता दें कि इससे कई ऐसे ऐतिहासिक फैसले लिए जा सकते हैं जिसमें जो शहीद सैनिकों के परिवार है उनको जो ग्रांट दी जा रही है उसको बढ़ाने की कवायद की जा रही है, और जो सैनिक डिसेबल हो जाते हैं या दिव्यांग हो जाते हैं उनकी जो राशि है वो लगभग डबल करने के लिए जा रहे हैं, ये भी फैसला लिया जा सकता है। और व्यापार और उद्योग को लेके भी कोई बड़ा फैसला आज इस मीटिंग में लिया जा सकता है। और आपको बता दें कि तीर्थ यात्रा स्कीम पंजाब सरकार शुरू करने जा रही है, जिसमें जितने भी तीर्थ यात्री है उनको फ्री बस सेवा दी जाने की तैयारी की जा सकी है। जी सर, बिल्कुल जसवीर, ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी, क्योंकि अगर हम चुनावी राज्य की बात कर लें तो 5 राज्यों में चुनाव भी हैं, ऐसे आम आदमी पार्टी भी अपनी जो ताल है वो ठोक रही है। क्या इस लिहाज से भी कुछ ऐसे फैसले लिए जा सकते हैं जिनको आप उधर इस्तेमाल कर सकें विधानसभा चुनावों में? बिल्कुल चारों, आम आदमी पार्टी लगभग 5 राज्यों में अपना दावा ठोक रही है और पंजाब में वो कुछ बड़ा करके दिखाने की तैयारी कर रही है, और पंजाब में उन्होंने बड़ा किया भी है। तो पंजाब का जो सीएम है वो जाके जहाँ पे भी जाके अपनी कैंपेन में जाते हैं तो वो बताते हैं कि पंजाब में हमने ये किया, पंजाब में बिजली फ्री की, पंजाब में हमने ये फैसले लिए। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को इस चीज का फायदा जरूर होता नजर आ रहा है। चलिए, शुक्रिया जसवीर इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते एक बड़ी खबर, दिवाली पर दिल्ली सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। ग्रुप सी और ग्रुप डी को दिवाली बोनस दिया जाएगा। 7-7 हजार रुपए का बोनस देगी केजरीवाल सरकार। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है।
दिवाली बोनस ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारियों को 7-7 हजार रुपए का बोनस देगी केजरीवाल सरकार। शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक सर्विसेज आदि के क्षेत्र में जितने काम किए हैं, जितने शानदार काम किए हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारे दिल्ली सरकार के कर्मचारियों ने निभाई है। इन कर्मचारियों की कड़ी मेहनत और काम की बदौलत हम दिल्ली के लोगों के सपनों का शहर बनाने में सफल हुए हैं। ये महीना त्योहारों का महीना है और इस त्योहारों के मौसम में हम अपने सभी ग्रुप बी नॉन गजेटेड और ग्रुप सी कर्मचारियों को 7-7 हज़ार रुपये का बोनस दे रहे हैं। ये फैसला हमने दिल्ली सरकार की तरफ से लिया है। इस समय दिल्ली सरकार में लगभग 80,000 ग्रुप बी नॉन गजेटेड और ग्रुप सी कर्मचारी हैं। ये बोनस देने के लिए 56 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। इससे हमारे कर्मचारियों के घरों में त्योहारों में खुशियां दुगनी हो जाएंगी। एक सरकार के रूप में हमने अपने कर्मचारियों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए हमेशा प्रयास किया है और ये प्रयास जारी रहेंगे। सभी कर्मचारियों को, सभी लोगों को दिवाली की बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। जय हिंद। डी को बोनस दिया जाएगा, दिवाली बोनस 7-7 हजार रुपए। केजरीवाल सरकार का बड़ा ऐलान। आज से बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। 5 दिनों तक चलेगा शीतकालीन सत्र। आज 11 बजे दोनों सदनों की बैठक होनी है। बीजेपी अपराध और भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा सकती है। बड़ी खबर, विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है, जो 10 नवंबर तक चलेगा। विधानसभा के आसपास के क्षेत्रों में धारा 144 लगा दी गई है। आज 11 बजे दोनों सदनों की बैठक, जिसमें माना जा रहा है कि बीजेपी बिहार में बढ़ते अपराध और भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा सकती है। बड़ी खबर, आज दोनों सदनों की देखिए अहम बैठक है। बीजेपी नीतीश सरकार को घेरने की पूरी तरह से रणनीति बना रही है। बीजेपी अपराध और भ्रष्टाचार को मुद्दा बना सकती है। देखिए, नीतीश सरकार जब से सत्ता में है, वहां पर कानून व्यवस्था पे कई सारे सवाल उठे, इसलिए कानून व्यवस्था, बढ़ता हुआ अपराध, ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसे बीजेपी मुद्दा बना सकती है। 11 बजे दोनों सदनों की अहम बैठक, 5 दिनों तक ये शीतकालीन सत्र चलेगा। हमारे साथ सहयोगी राजीव मोहन जुड़ गए हैं। राजीव, देखिए, आज शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है और बीजेपी ने जो स्ट्रैटेजी बनाई है सरकार को घेरने की, उसको लेकर क्या अपडेट है? क्योंकि 11 बजे दोनों सदनों की बैठक है। देखिए, बिल्कुल बिहार विधानमंडल की शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रही है और अगले 5 दिनों तक ये चलेगी। हालांकि बहुत ही छोटा सत्र है, इस बार भी छोटा सत्र है, तो 5 दिनों का ही सत्र है। और स्ट्रेटजी ये है कि देखिए, अब जिस तरह से माहौल बना हुआ है, चुनावी माहौल बना हुआ है, तो निश्चित तौर पर जो राजनीतिक दल हैं वो अपने अपने पक्ष में बातें करेंगे और इस जो अभी शीतकालीन सत्र है वो भी एक तरह से कह सकते हैं कि हंगामेदार होने के आसार हैं, क्योंकि अभी से ही भारतीय जनता पार्टी जो मुख्य विपक्षी पार्टी है उसकी आज विधानमंडल दल के शाम में बैठक होने वाली है
आज विधानमंडल की जो शीतकालीन सत्र है उसमें एक फॉर्मेलिटी होती है, उसमें जो नए सदस्य हैं उनको शपथ ग्रहण करवाए जाएंगे, बाकी शोक संवेदना प्रकट की जाती है। तो आज बहुत ज्यादा सदन के अंदर कोई हंगामा देखने को नहीं मिलने की उम्मीद है, लेकिन सदन के बाहर जरूर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिए। देखिए, ये कहा जा रहा है कि 2-3 मुद्दे जो हंगामे ये सत्र है उसमें हंगामा उस पे हो सकता है। जैसे विपक्षी पार्टियों ने, भारतीय जनता पार्टी ने जो मुद्दा बनाया है जातीय गणना की, तो जातीय गणना पर जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है अभी से ही, जब से सार्वजनिक किया गया उस समय से ही आरोप लगाया जा रहा है कि उसमें धांधली की गई है, कुछ जातियों को ज्यादा दिखाया गया, किसी को कम दिखाया गया है। तो निश्चित तौर पर ये मुद्दा जो है इस शीतकालीन सत्र में उठेगा और इसको लेकर दोनों तरफ से पक्ष विपक्ष दोनों में नोकझोंक होने की संभावना है। उसके अलावा जो दूसरा मुद्दा है वो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, उसके अलावा रोजगार का मुद्दा है, अब उसके अलावा यहाँ पे अपराध का मुद्दा है। तो ये तमाम मुद्दे हैं, इसको लेके भाजपा जो है सरकार को सदन में घेरेगी, इसकी रणनीतियां तैयार हो राजीव, रही है। देखिए ये भी है कि सत्र को लेकर बीजेपी तमाम कोशिशें कर रही है नीतीश सरकार पर हमला बोलने का, लेकिन अब ये वक्त बताएगा कि सत्र कैसे जाता है और बीजेपी की स्ट्रैटेजी कितना कारगर साबित होती है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीएम अशोक गहलोत नामांकन भरने वाले हैं। नामांकन के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर 25 नवंबर को मतदान होगा। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने प्रत्याशियों के चयन को लेकर मंथन कर रही हैं। जीत के लिए रणनीति तैयार हो रही है। विधानसभा चुनाव के नामांकन की अंतिम तारीख 6 नवंबर इसीलिए है और अपने प्रत्याशी अपने क्षेत्र में निर्वाचन आयोग के कार्यालय में नामांकन दाखिल कर रहे हैं। जोधपुर की सरदारपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी सीएम अशोक गहलोत भी आज अपना नामांकन भरेंगे। राजस्थान के दौसा में भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार बस पुल से रेलवे ट्रैक पर जा गिरी है। दौसा कलेक्ट्री सर्कल के पास यह हादसा हुआ। 4 लोगों की मौत हो गई, 28 लोग जख्मी हैं। दौसा में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। 4 लोगों की मौत हो गई है। हरिद्वार से उदयपुर जा रही थी ये बस। 4 लोगों की मौत हो गई, 28 लोग जख्मी हैं। अभी तक 28 व्यक्ति हॉस्पिटल लाए जा चुके हैं, जिसमें से 4 मृतक हैं और यहाँ से हमने 7 व्यक्तियों को रेफर कर दिया है और बाकी वार्ड में एडमिट है, उनका इलाज चल रहा है और डॉक्टर्स की टीम लगी हुई है इस ज़्यादा पूरी स्थिति के अंदर। अभी तक आगे बढ़ते हैं। पंजाब के मोगा में दर्दनाक हादसा हुआ है। कार और ट्रक की आमने सामने टक्कर हो गई है। 5 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है। पंजाब के मोगा में दर्दनाक हादसा हुआ है। पंजाब के मोगा में दर्दनाक हादसे में 5 युवकों की मौके पर मौत हो गई है। दर्दनाक हादसा है। कार और ट्रक की आमने सामने टक्कर हुई है। 5 लोगों की मौत इसमें हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। हमारे सहयोगी राकेश जुड़े हैं। राकेश, बेहद दर्दनाक है ये सड़क हादसा, क्या वजह रही इसकी? राकेश, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो राकेश, ये दर्दनाक हादसा जो हुआ है, क्या वजह रही इसकी? जैसे कि पिछले 30 घंटे में ये दूसरी घटना हो चुकी है। कल भी अगर बात करें, एक शादी वाली गाड़ी जा रही थी, उसमें करीब 5 से 6 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 7 साल की बच्ची थी। और अगर आज की बात करें, आज सुबह करीब 3 बजे के आसपास मोगा से अमृतसर रोड के पास में
गाँव है कड़ाहे वाला, वहाँ पे एक गाड़ी खड़ी थी, ट्रक खड़ा था, वहाँ से वरना गाड़ी आ रही थी। वरना गाड़ी में करीब 6 लोग सवार थे। उसमें अगर आपको बता दें कि सुबह 3 बजे ये हादसा हुआ है, जिसमें वरना गाड़ी ट्रक के बीच में घुसी है और उसमें 5 लोगों की मौत हो चुकी है और एक का इलाज अभी भी फरीदकोट में चल रहा है। तो उसको लेकर अभी पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। लेकिन आपको बता दें कि 2 दिनों में करीब 10 मौतें हो चुकी हैं और सबसे बड़ा कारण रहा है कि गाड़ी की स्पीड तेज थी और दूसरा जो सुबह सुबह फोक थी, उसकी वजह से ये घटना हुई है। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए राकेश। पंजाब के मोगा में ये दर्दनाक हादसा हुआ है। कार और ट्रक की आमने सामने टक्कर है। 5 युवकों की मौत अब तक हो चुकी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।